नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव केमिस्ट्री पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको आज वैद्युत रसायन से रिलेटेड एक आपके सामने वीडियो है, वो दोस्तों देखिए नर्स समीकरण की अगर बात करें तो इंटर के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल बहुत महत्वपूर्ण है और जो कि आसान बहुत होते हैं। तो इस कड़ी में दोस्तों आज मैं आपके सामने वही नर्स समीकरण से ही आपको शुरू होगा। देखिए, नर्स समीकरण की अगर बात करें तो नर्स समीकरण हम लोग दो लोगों के लिए निकालते हैं दोस्तों। दो लोगों में मैं आज आपको एक टॉपिक बताऊंगा। देखिए, दूसरा जो है, पहला तो यहाँ आपके सामने दिख भी रहा होगा, जैसा कि है मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्स समीकरण है। एक इसी प्रकार दोस्तों हम किसके लिए निकालते हैं? सेल विभव के लिए निकालते हैं। तो सेल विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए बच्चों हम लोग नर्स समीकरण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो नर्स समीकरण है दोस्तों वो आपके सामने मैंने इसीलिए पहले से ही लिख रखा हूं। देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि तीन बातों पर निर्भर करेगा। तीन बातों पर जो निर्भर करेगा दोस्तों, उसमें देखिए सबसे पहली बात है आपको कि धातु तथा धातु आयनों की प्रकृति पर, यानी वो आयनों की सांद्रण पर भी निर्भर कर रहा है। दूसरी पॉइंट हो गई। और तीसरी बात किस पर है? ताप पर है। तो इसका मतलब है कि जब आप नर्स समीकरण निकालें तो इन बातों को आप ध्यान में रख के ही निकाला जाता है, क्योंकि जब इनमें परिवर्तन होने लगते हैं तो भी नर्स समीकरण का प्रयोग किया जाता है। समीकरण का प्रयोग हम लोग करते हैं निकालने में। तो हम चले दोस्तों आगे। तो आपको ये चीजें मालूम हो गई कि ये नर्स समीकरण यानी हम किसके लिए निकाल रहे हैं? पहला मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्स समीकरण है। इसमें धातु तथा धातु आयनों की प्रकृति है, जो जिस पर ये निर्भर करता है दोस्तों, उसमें विलयन के आयनों की सांद्रण है, ताप है। लेकिन अब देखिए, हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक लिखा। टॉपिक डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम नर्स समीकरण का प्रयोग करते क्यों हैं? देखिए दोस्तों, नर्स समीकरण का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जब हमें यानी जब इलेक्ट्रोड निकाय का मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं दिया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोड यानी निकाय का मानक अवस्था, जब इलेक्ट्रोड निकाय की मानक अवस्था दी रहती है तब हमें नर्स समीकरण की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव सीधे विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा ही क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मानक अवस्था में नहीं दिया गया है, तब हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी दोस्तों? नर्स समीकरण की। जैसा कि आपके सामने लिखा भी है कि जब एक इलेक्ट्रोड निकाय मानक अवस्था में, दोस्तों मानक अवस्था का मतलब यह है कि जो आयनों की सांद्रता होगी, आयनों का सांद्रण होगा, वह 1 मोल प्रति लीटर, और जो आपको टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन यानी आपको 298 केल्विन दोस्तों, तथा गैस का जो दाब होगा वो कितना होना चाहिए? 1 atm। तो ये दोस्तों मानक अवस्था के लिए है। अगर ये दिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं नर्स समीकरण की है। लेकिन अगर आयनों का सांद्रण अलग दिया है, टेम्परेचर 298 केल्विन से भी अलग है, भिन्न है दोस्तों, गैस का दाब भी 1 atm नहीं दिया गया है, तब हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? नर्स समीकरण की। तो इस कड़ी में हम आगे चले दोस्तों, तो मैंने वही लिखा कि जब एक इलेक्ट्रोड निकाय मानक अवस्था में यानी आयनों की सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर हो, ताप 298 केल्विन हो, गैस का जो दाब हो 1 atm हो, तो इस स्थिति में हमें इलेक्ट्रॉन यानी इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सीधे मैंने पहले ही बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको यदि इलेक्ट्रोड निकाय मानक अवस्था में नहीं, मैंने कहा जैसा कि अभी ये परिवर्तित हो जाए, आयनों की सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर नहीं रह जाएगा, टेम्परेचर 298 से अलग हो जाएगा, दाब 1 atm नहीं रहेगा, तो उस समय जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो सीधे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी से नहीं निकाल सकते। तो जब विद्युत रासायनिक श्रेणी से नहीं निकाल सकते हैं तो उन श्रेणी से यानी प्राप्त नहीं कर सकते, तो इस प्रकार इलेक्ट्रोड निकाल
निकाय का इलेक्ट्रॉन विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण की सहायता लेते हैं। तो जिस महत्वपूर्ण समीकरण की सहायता लेते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? नर्स समीकरण कहते हैं। अब नर्स समीकरण यहाँ पे जो लिया गया है बच्चों, वो अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए मैं नर्स समीकरण निकाल रहा हूं। तो अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए जब आप नर्स समीकरण निकालेंगे तो आपको देखिए इलेक्ट्रोड यानी E बराबर E नॉट माइनस RT अपॉन NF इनटू log टू द बेस E अपचयन अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था। ये देखिए दोस्तों फार्मूला हो गया, जहां E का है अपचयन विभव है, E नॉट मानक अपचयन विभव होगा, R गैस स्थिरांक है, ताप T है, N बच्चों है ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है यानी जो ग्रहण किया गया होगा, और यहाँ F का है फैराडे नियतांक आप कह सकते हो। तो इसका मतलब है कि जब इतनी सारी चीजें मिल गई, इन लोगों की सहायता से ही आगे हम काम करते हैं दोस्तों। आगे काम क्या है कि महत्वपूर्ण है बच्चों ये न्यूमेरिकल के लिए, यानी क्वेश्चन इस पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले चुना और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए भी मैंने चुना। तो ये बातें हमारे लिहाज से आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों कि अगर कोई मानक अवस्था में है तो उसके लिए नर्स समीकरण नहीं लगाना है आपको, आप डायरेक्ट विद्युत रासायनिक श्रेणी से मान ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मानक अवस्था में नहीं है, मानक अवस्था का मतलब है कि आयनों का सांद्रण इससे अलग हो, इससे अलग हो, अगर इससे अलग है तो हमें उसके विभव इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए बच्चों हमें नर्स समीकरण की क्या लेनी पड़ेगी? सहायता लेनी पड़ेगी। और नर्स समीकरण की जो सहायता लेनी पड़ेगी उसके लिए हम चुने का है अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए। देखिए ऑक्सीकरण भी आता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग किसके लिए चुनते हैं बच्चों? अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए। तो अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए नर्स समीकरण अगर ले तो E बराबर मैंने बताया E नॉट माइनस RT अपॉन NF log टू द बेस E अपचयित अवस्था अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था। यहाँ E नॉट है अपचयन विभव, E नॉट ये E अपचयन विभव, E नॉट मानक अपचयन विभव, R आप जानते हैं गैस स्थिरांक है, T ताप है, N जो है इलेक्ट्रॉनों के मोलक संख्या कह सकते हैं जो ग्रहण की गई होगी अपचयित के लिए बच्चों। F का है फैराडे नियतांक मान सकते हैं, यहाँ पे E log E और ये आपको यानी अपचयन अवस्था और क्या होगी? ऑक्सीकृत अवस्था। देखिए दोस्तों अब इतना हो जाने के बाद अगर हम आगे चले, अब देखिए ये तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे अगर हम लोग निकालें तो देखिए आगे आपको इसी समीकरण की सहायता से अगर कोई अभिक्रिया दी गई होगी, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों देखिए अगर आपको यानी हमें E बराबर E नॉट माइनस RT अपॉन NF log टू द बेस E अपचयित अवस्था और क्या दे दी गई? ऑक्सीकृत अवस्था। अब हम एक समीकरण मानेंगे, एक अर्ध अभिक्रिया मानेंगे, अर्ध अभिक्रिया लेंगे। देखिए एक अर्ध अभिक्रिया अगर हम लोग माने दोस्तों यहाँ पे तो ये मान लेते हैं, मान लीजिए M कोई तत्व नहीं बच्चों, मान लीजिए कि ये प्रतीक है, प्रतीक का मतलब है इसके अंतर्गत कोई भी धातु आ सकती है। तो ये देखिए इसके ऊपर M मतलब ये आवेश है, इसके ऊपर ये जो होगा ये लिक्विड फॉर्म में मतलब एक विलेन है, सॉल्यूशन के रूप में है। अब यहाँ पे जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे यानी एक नहीं n इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर आवेश क्या है दोस्तों? n है। तो जब आवेश n होगा तो n इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, n इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये m अब ये किस अवस्था में है? सॉलिड स्टेट में। अब आप देखिए दोस्तों यहां अपचयन और ऑक्सीकरण की बात आ गई। अपचयन यानी जब किसी धातु के ऊपर प्लस आवेश है और यहाँ पे इसके ऊपर n आवेश है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या की हम बात करें तो इसके ऊपर तो हम मान सकते हैं कि n है, तो n बराबर कोई संख्या हो सकती है 1 2 3 4, तो कोई आवेश आएगा मगर वो माइनस में या किसमें? जीरो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कितना है बच्चों? जीरो है। तो अब अगर आप देखोगे तो हम इसका मतलब है कि जब इधर से
से इधर साइड चलेंगे, बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे होगा रहा होगा अपचयन हो रहा होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, अपचयन हो रहा होगा। और जब हम इधर से इधर चलते तो क्या हो जाता, ऑक्सीकरण हो जाता। इसका मतलब है कि और हमें अपचयन के लिए लेना है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो आप निकालो अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अपचयन के लिए अगर हम लोग दोस्तों लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे होगा का कि अब इस समीकरण में आप इसी की सहायता लेंगे। इस समीकरण में यानी m प्लस n अपान यहाँ पे m के लिए मानेंगे, तो इस समीकरण के नीचे आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लगाएंगे, देखिए क्योंकि अपचयन के लिए ही लिया गया है, तो अपचयन के लिए अगर आप लेंगे, लेकिन एक बात इसमें जानना कि किसमें अपचयन हो रहा है किसमें ऑक्सीकरण, ये भी आपको ध्यान देना। मैंने कहा इधर देखिए बच्चों का इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपचयित हो गया। इसका मतलब है कि इसका अपचयन हो गया और इसका तो ऑलरेडी ये क्या है बच्चों, ऑक्सीकृत है। तो यानी ये जब इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आवेश में कमी आ जाएगी। आवेश में कमी का मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन। तो इसका अपचयन हुआ और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम अपचयन के लिए लेंगे बच्चों, अगर ऑक्सीकरण के लिए लेते बच्चों, तो इसको ऊपर लिखते और इसको कहां लिखते, नीचे। लेकिन जब अपचयन के लिए दिया जाएगा दोस्तों, तो अपचयन के लिए क्या होता है कि इसको ऊपर करते और इसको कहां लेते हैं, नीचे। तो इस समीकरण में अगर हम जोड़ दें इसके साथ, देखिए E प्लस यहाँ पे बच्चों है, ये देखिए अब अपान यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, ये सॉल्यूशन में है और यहाँ पे आपको कहा आ जाएगा m आ जाएगा बराबर। यही आप देखिए यहाँ पे E0 के लिए भी लगाएंगे, तो E0 अब यहाँ पे भी आपको वही चीज लिखेंगे प्लस और यहाँ का आ जाएगा m, यहाँ पे नीचे माइनस RT है दोस्तों, RT लिखिए अपान यहाँ का है NF log टू द बेस E है, E हो गया। मैंने यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे आपको दोस्तों बताया कि इसमें देखिए किसका अपचयन हुआ किसका ऑक्सीकरण। इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया गया तो इसका अपचयन हो गया, यानी इसका अपचयन हो रहा है, इसका का हो रहा ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब इसको कहां लिख देंगे, ऊपर। तो अपचयित अवस्था है इसकी, तो ये ऊपर चला जाएगा और अपान ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जब ये नीचे आएगा देखिए तो यहाँ ये किस अवस्था में है, सॉल्यूशन की अवस्था में। इतना आपको मिल जाएगा। फिर बच्चों हम देखेंगे कि ये देखिए जो MS है ये सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में दोस्तों, सॉलिड स्टेट में है। अगर ये ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में आप इसके जगह पे MS के जगह पे इसको आप इकाई सांद्रता मान सकते हैं, इसलिए इसको कितना मान लिया जाए, 1। जब MS बराबर 1 आप मानेंगे तो हमको एक मिलेगा समीकरण जो निकल के आएगा m प्लस, ये तो ऐसे ही चलता चला आएगा बच्चों, यहाँ पे E0 और यहाँ पे m प्लस n अपान यहाँ का है m माइनस RT अपान NF log टू द बेस E, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान, क्योंकि इसके जगह पे मैंने मान कितना रख दिया 1, तो m प्लस n और यहाँ ये क्या है, सॉल्यूशन में ये हो गया। अब इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हम टू द बेस E को हटाएंगे। अगर आप टू द बेस E को हटाएंगे देखिए तो यहाँ पे कभी भी अगर आपको इस तरह से दिया रहे तो आप इसको देखिए टू द बेस है, तो यहाँ पे log E, ध्यान देना दोस्तों, log E बराबर अगर दिया है तो इसको आप लिख सकते हो 2.303 और log E लिख सकते हैं, या टू द बेस 10 भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, ये मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम E को हटा दें दोस्तों तो यहाँ पे हमें चीज का मिल जाएगी E बराबर आपको E प्लस m प्लस n और यहाँ m बराबर E0 m प्लस n और यहाँ m, यहाँ पे देखिए हटा दिया गया तो यहाँ पे 2.303 RT अपान का हो जाएगा दोस्तों NF। अब यहाँ log E मत लिखना, log E छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा ये देखिए m के ऊपर कितना प्लस m, ये आपको किस स्टेट में है, सॉल्यूशन में है। अब इतना हो जाने के बाद दोस्तों देखिए नीचे अगर आप इसको हटाएं तो अब यहाँ पे जिसका जिसका मान दिया है दोस्तों सबके मान को आप रख लीजिए, यानी हमें जिसका जिसका मान मालूम है उसके उसके मान को रखेंगे। अगर तो मैं बता देता हूँ आपको देखिए मालूम क्या है, R का है गैस स्थिरांक है, इसका मान 3 दशमलव कितना 184,
जो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, ये जो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में है ये। अब देखिए ये तो किसका मान का हो गया, टी टेम्परेचर मैंने कहा इसको हम कितना मान लेते हैं 298 मानेंगे दोस्तों, तो 298 केल्विन हो जाएगा। F जो है ये फैराडे नियतांक है, इसके जगह पे अगर आप मानना चाहेंगे तो 96500 कूलाम हो जाएगा। ये देखिए ये मान फिक्स होते हैं बच्चों। अब ये मान उठा के अगर आप यहाँ पे रखेंगे, देखिए तो रखने के बाद हमें जो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रखने के बाद आपको E M ये बराबर E नॉट M प्लस N और यहाँ M माइनस, यहाँ पे देखिए दोस्तों इस फार्मूले में अगर आप रखते हैं तो 2.303 R का मान कितना है दोस्तों 8.314 गुणे, उसके बाद यहाँ पे T का मान है 298 केल्विन अपान यहाँ पे N और फैराडे नियतांक है 96 कितना 500। और इधर अगर आप देखेंगे तो log 1 अपान m के ऊपर प्लस n और जो कि ये सॉल्यूशन है, ये देखिए मिल गया। अब इतना गुणा भाग अगर आप करेंगे, देखिए तो गुणा भाग करने के बाद हमें आशा है दोस्तों कि ये आपको आएगा प्लस n m बराबर E नॉट मानक अपचयन विभव इसको बोलते हैं बच्चों, माइनस यहाँ पे गुणा भाग करने के बाद 059 अपान यहाँ पे देखिए बचेगा कितना n और यहाँ पे log 1 m के ऊपर कितना है प्लस n, ये a क्यूब, यानी ये आपको क्या निकल के आ गया दोस्तों, फार्मूला आ गया किसके लिए निकल के आ गया, यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए क्या निकल के आ गया दोस्तों, नट्स समीकरण। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए जो नट्स समीकरण आया है दोस्तों, इसकी सहायता से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसकी सहायता से न्यूमेरिकल जो आएंगे वो बहुत आसानी से आप इनको हल कर पाएंगे, क्योंकि ये इस पे न्यूमेरिकल जरूर आएंगे बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में इस पे होगा या तो इसके दूसरे भाग पे जो कोई सेल विभव होगा, ये तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव का है, लेकिन इसकी विपरीत आप देखेंगे, विपरीत का मतलब दूसरा होगा, इसका मतलब उल्टा मत समझ लीजिएगा। दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, सेल विभव, उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मैं इसके बाद वो भी आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल इस पे हम देखें अगर, तो इस पे देखने के बाद देखिए हम एक बार फिर से आप समझिए, मैंने पहली बार नर्स समीकरण निकाला मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, और मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए जो नर्स समीकरण निकाला गया वो दोस्तों अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए, किसके लिए निकाला गया, अपचयन के लिए। तो हमने इसीलिए ये जो अर्ध समीकरण लिया बच्चों इस तरह का लिया, अगर ये ऑक्सीकरण के लिए होता तो ये पहले होता और ये कहां हो जाता बाद में, तो अपचयन के लिए ही निकालें या ऑक्सीकरण के लिए भी आपके ऊपर निकाल सकते हैं, इसका विपरीत हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे जब हम अपचयन के लिए निकालेंगे देखिए तो ये यानी इधर से आपका पूरा अपचयन हो रहा है, तो इसका मतलब ये अपचयित हुआ है, यहाँ पे यानी इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया गया, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका अपचयन हो गया, जिसका अपचयन हुआ कहाँ लिखा गया ऊपर, और ये कहाँ लिखा जाएगा ऑक्सीकरण वाला नीचे हो जाएगा। अब इतना लिखने के बाद मैंने जो समीकरण निकाला था नर्स समीकरण के लिए, वो E बराबर E नॉट माइनस RT अपान NF log E, यहाँ पे log E, और यहाँ पे आपको अपचयन अपान का कर सकते तो ऑक्सीकरण था। लेकिन फिर हमने जब ये समीकरण माना तो इस समीकरण के लिए अगर आप निकालोगे तो ये ऐड करते चले गए, यहाँ देखिए अपचयन के लिए इसलिए Mn प्लस यानी ये पहले में ऊपर आएगा, ये कहाँ आएगा नीचे आएगा, इस तरह से हमने करते चले गए। अब देखिए मैंने कहा यहाँ अपचयन अपान का था ऑक्सीकरण, तो अपचयन इसका हो इसलिए ऊपर लिखा गया, ऑक्सीकरण इसका इसलिए कहाँ आ गया नीचे आ गया दोस्तों। अब हमने क्या कहा कि ये देखिए सॉलिड स्टेट में था, तो सॉलिड स्टेट में होने के नाते हमें Ms बराबर इसको कितना मान लिए 1 मान लिए, इसका मतलब है कि M बराबर यानी जो सांद्रता है, ये सांद्रताएं हैं दोस्तों, ये क्या है सांद्रताएं हैं, तो M की सांद्रता हमने कितना मान लिया 1 मान लिया, इकाई सांद्रता मानी जा सकती है। तो इकाई सांद्रता जब 1 मानेंगे तो ये हमें निकल के यहाँ देखिए इसके जगह पे 1 आ जाएगा। फिर हमने कहा कि टू द बेस E दिया है, अब हमें E को हटाना है, तो टू द बेस E को हटाने के लिए एक फार्मूला दोस्तों होता है, मैंने अभी भी लिखा भी था, टू द बेस E बराबर कभी भी मिले तो इसको हम लिख सकते हैं
2.303 लॉग, यहाँ कितना आ जाएगा टू द बेस, या लगाइए मत लगाइए 10 भी आप लिख सकते थे वहां, तो हमने इसी पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए ये ई को हटाया गया, यहाँ से गुणा कर दिया गया, गुणा करने के बाद फिर हमने कहा अब सबका मान रखें, तो r का मान फिक्स होगा, ये देखिए दिया है, t का मान ये है, f का मान ये फैराडे नियतांक है। अब इन सब का हम यहाँ पे मान रख दें। मान रखने के बाद जो दोस्तों आप जब गुणा भाग करोगे तो गुणा भाग करने के बाद हमें देखिए जो मान निकल के आएगा वो 0.059 अपान यहाँ का बचेगा। यही आपको कहा है दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए कहा है जो आपको नर्स समीकरण है। तो हमें आशा है कि ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों, और मैं अभी इस पे आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में होगा। तो न्यूमेरिकल जो आपको बताया जाएगा इसी के बेसिस पे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो इसका दूसरा टॉपिक है नर्स समीकरण के लिए सेल विभव पर, आपको वो भी टॉपिक हम लेके आएंगे। तो तब तक आप इसको पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, और ज्यादा से ज्यादा जो भी दिक्कतें हों या जो भी आपको परेशानियां हो आप कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए आगे हर चीजों के लिए आपके लिए यहाँ पे मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी।